नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 5 और 6 अप्रैल 2023 का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 5 और 6 अप्रैल का इसलिए मेरे भाइयों बहनों क्योंकि कल मिस हो गया था। कल हमने लेके नहीं आ पाए थे, कुछ कारण थे, इसकी वजह से नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन उसके कुछ बिंदुओं को हमने आज समाहित कर लिया है और जो कुछ बचे हैं उनको हम कल अगले एपिसोड में उसको हम शामिल कर लेंगे। ठीक है भाइयों बहनों। तो दोस्तों वही पुरानी बातें, डिस्कशन पे आने से पहले आप पीडीएफ ले लीजिए जाके। पीडीएफ मिलेगी आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल आईएएस आरएएस विद आरजे पर। यहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ ले लें। ठीक है भाइयों बहनों। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे भाइयों बहनों, वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि जब आप वीडियो को ओपन करके आधा देख के छोड़ के चले जाते हो तो उससे रीच कम होती है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो कम से कम हमारे चैनल की रीच तो बनी रहे, छोटा चैनल है, कम लोगों तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। तो अब बिना किसी बकवास के इधर उधर की बात किए बिना हम आते हैं सीधे आपके न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पे। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला न्यूज आर्टिकल है वो है स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत पुरानी योजना है, आज आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? तो मेरे भाइयों बहनों, भारत सरकार ने 7वीं वर्षगांठ मनाई है इसकी। ठीक है। और 7वीं वर्षगांठ में भव्य आयोजन भी किया है। इसको 2025 तक बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। अब ये योजना पुरानी नहीं रही, अब ये नई हो गई क्योंकि 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और 7वीं वर्षगांठ का भी आयोजन किया है। इस पर निर्मला सीतारमण जी ने इसकी उपलब्धियों का वर्णन भी किया है कि भैया इसने ये उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इसके लाने से हमें ये फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो अपन योजना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अपने लिए योजना के बारे में जानना ही एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो इसका जो प्रारंभ है वो होता है दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को। कब किया जाता है? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो इसका उद्देश्य, देखो इसके नाम से देखिए, मैं जैसे आपसे बोलता हूँ कि जब कोई योजना देखो तो उसके नाम के टुकड़े किया करो। स्टैंड अप इंडिया योजना मतलब भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने की योजना। तो किन लोगों को पैरों पर खड़ा किया जाए? जो पैरों पर खड़े नहीं है। अब पैरों पर खड़ा कौन नहीं है? या तो वंचित और पिछड़े समूह के लोग या फिर महिलाएं। ठीक है। तो ये किन किन को खड़ा करता है अपने पैरों पे? ये खड़ा करता है आपके महिलाओं को और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। ठीक है। मतलब जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आगे लेकर आने का प्रयास करती है ये योजना। ठीक है। ये क्या करती है? आर्थिक सशक्तिकरण करती है और रोजगार का सृजन करती है। जब किसी वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उसको रोजगार का सृजन होगा, तभी तो वो स्टैंड अप कर पाएगा सोसाइटी के अंदर। ठीक है। ये क्या करती है? मतलब रोजगार सृजन, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है इसका काम। मतलब जमीनी स्तर पे हमें लागू करना है। ऐसा ही नहीं है हम हवाई बातें करते फिरें, नए नए नियम और कानून लेके आते रहें, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं निकले। ठीक। आगे देखते हैं। इस उद्यमशीलता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। किसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधियों से संबंधित ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। किसके लिए ऋण प्रदान किया जाता है? ग्रीन फील्ड उद्यमों के लिए। ग्रीन फील्ड उद्यम कौन कौन से होते हैं? विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनको हम ग्रीन फील्ड परियोजनाएं बोलते हैं। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का मतलब होता है जो आरबीआई की या भारत सरकार की सूची के अंदर सूचीबद्ध है। मतलब आरबीआई ने अपने बैंकों की एक सूची निकाल रखी है, उसके अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है वही अनुसूचित बैंक होता है। ठीक है। प्रति बैंक शाखा, मतलब यदि एक शहर के अंदर इसकी 50 शाखाएं हैं तो प्रत्येक बैंक की शाखा से महिला को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमी को कम से कम एक को, भाई ऐसा नहीं है किसी को भी नहीं दे, कम से कम एक को तो 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का ऋण इनको प्रदान करना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी ब्रांच हो, किसी भी बैंक की हो, चाहे एक जिले के अंदर वो 50 ब्रांचें हैं, तो सबको, या तो महिला को या अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक व्यक्ति को 10 लाख से लेकर 100 लाख तक का ऋण प्रदान करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अब आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों इसके लिए पात्रता क्या है? ऐसा है कि सबको ही दे दिया जाए? नहीं भैया, देखो इसके लिए पात्रता निर्धारित की गई है
पहली की पात्रता क्या है कि उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति होना चाहिए या फिर महिला होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये परियोजना शुरू कर रहे हैं वो ग्रीन फील्ड की परियोजना होनी चाहिए। अगर ग्रीन फील्ड के अतिरिक्त कोई भी परियोजना शुरू करते हैं तो उसके लिए ये योजना नहीं है, उसके लिए दूसरे तरह से आपको ऋण निकालना पड़ेगा, दूसरी तरह से आपको ऋण लेना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अगला देखते हैं पॉइंट अपन, लाभार्थी किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। भैया ऐसा नहीं है पहले पैसे ले रखें और उसको लौटाया ही नहीं अभी तक। अगर उसने किसी से बाइक किस्तों पे ली होगी और उसमें भी डिफॉल्ट कर गया होगा फिर भी नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि उद्यम गैर व्यक्तिगत है, गैर व्यक्तिगत का मतलब यह है कि उस उद्यम के मालिक एक से ज़्यादा हैं। व्यक्तिगत का मतलब है भैया एक पर्सनल व्यक्ति का है और बाकी सारे लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। और गैर व्यक्तिगत में क्या है, कई सारे मालिक हैं। अब कई सारे जब मालिक हैं, मान लो उसमें एक मालिक महिला है, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और सवर्ण है कुछ, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इस योजना के अंदर समाहित नहीं किया जा सकता, तो क्या उन लोगों को हम इस योजना के आधार पर ऋण दे सकते हैं? तो दोस्तों यदि 51% शेयर धारक है कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति, जनजाति का व्यक्ति या फिर महिला, तब ही हम गैर व्यक्तिगत उद्यमों के लिए इस योजना से ऋण दे सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ ये योजना आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है आपका जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है ब्राज़ील में, उसको लेकर है, ठीक है। तो दोस्तों जो न्यूज़ है उसके बारे में अपन जान लेते हैं, फिर न्यूज़ के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपके एग्जाम के लिए हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक। तो पहला है आपका मिशन ओलंपिक सेल। कौन सा है? मिशन ओलंपिक सेल। इसके द्वारा किया गया है जो टॉप्स एक योजना है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत क्या है, पैरा जो ब्राज़ील में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए खिलाड़ियों क्या किया गया है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो न्यूज़ तो ये है, लेकिन अपने लिए यहाँ से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अपने एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। पहली है मिशन ओलंपिक सेल, ठीक है। दूसरी है टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और तीसरी है आपकी ब्राज़ील में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब अपन तीनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता, कहाँ से उठा के दे दे वो। तो दोस्तों मिशन ओलंपिक सेल है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ये क्या है, ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब जो अभी टॉप्स की बात कर रहे थे ये वाली स्कीम, इसके तहत चुने गए एथलीटों की सहायता के लिए एक समर्पित संस्था है। वैसे तो टॉप्स के अंदर जो स्कीम है टॉप्स स्कीम, इसके अंतर्गत जो एथलीट चुने जाते हैं वो भी इसी संस्था के द्वारा ही चुने जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो आ जाएगा वो। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक होते हैं वो मिशन ओलंपिक सेल के कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या है भैया इस मिशन ओलंपिक सेल के, तो इसके कार्य हैं उन एथलीटों, कोचों और प्रशिक्षण संस्थानों के चयन प्रक्रियाओं पर विचार करना और विधियों पर बहस करना और निर्णय लेना, ठीक है। कौन से, जो टॉप्स के अंदर जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे आ सकते हैं, जो खिलाड़ी आ सकते हैं, या ऐसे कोच जिनके अंदर इतना टैलेंट है कि वो किसी प्रतिभा को निखार कर उस लायक बना सकते हैं, इस तरह के संस्थान, तो उनके बारे में क्या करता है, ये निर्णय लेता है, बहस करता है, विचार करता है और विधियाँ बनाता है मिशन ओलंपिक सेल जो है वो, ठीक है। अगला, एथलीटों को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करता है। ये एथलीट है कोई तो उसको जो सर्वोत्तम जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो सकती हैं मेडल जीतने के लिए, वो सारी सुविधाएं कौन प्रदान करता है, आपका मिशन ओलंपिक सेल प्रदान करता है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम टॉप्स स्कीम के बारे में कि टॉप्स क्या है, जो हम बोल रहे हैं टारगेट जो पोडियम है वो क्या है, जो आपकी है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि इनका एक टारगेट है। क्या टारगेट है, ओलंपिक के पोडियम पे खड़ा होना। ओलंपिक का पोडियम क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि ये 1 नंबर सबसे ऊंचा खड़ा होता है, दूसरा थोड़ा कम नीचे और तीसरे नंबर पर सबसे नीचे खड़ा होता है, 1 2 3 टाइप के जो खड़े होते हैं।
मतलब पोडियम पर खड़े होने का अर्थ ये है, पोडियम पर कौन खड़ा होगा, जिसको मेडल मिलेगा। मतलब ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आना है अपन को, ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करना है और उनको क्या देना है, सुविधाएं देना है। ठीक है। अब टॉप्स स्कीम जो है उसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। भाई मोदी जी आए, अपन चाइना से बहुत पीछे थे, तो मोदी जी बोले अपन इतना पीछे क्यों भाई, कि खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, या खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिलती तो खिलाड़ियों को सुविधाएं दो। उनके लिए टॉप्स योजना थी, वो प्रारंभ कर दी गई। अब इसका मंत्रालय कौन सा है, इसको हेड कौन सा मंत्रालय करता है, तो वो करता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। कौन सा करता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक संभावनाओं की पहचान करना और एथलीटों को तैयार करना। मतलब पदक की संभावनाओं को पहचान करना कि किस क्षेत्र के अंदर हमारे जो एथलीट हैं वो पदक लेकर आ सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी जा रही है कि वो विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके मेडल ला सकते हैं। तो क्या करते हैं, उन एथलीटों को और ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह भविष्य की योजना के अनुसार काम कर रहा है ये। मतलब किस तरह से कि 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल और 2028 के लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले जो ओलंपिक खेल हैं उनमें पदक सुनिश्चित करने हेतु एथलीटों को तैयार कर रहा है। टॉप्स योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो भविष्य की योजना है हमारी, भविष्य की योजना क्या हो सकती है कि भविष्य में होने वाले ओलंपिक कौन कौन सी जगह हो रहे हैं, तो ये 2024 में पेरिस ओलंपिक पेरिस के अंदर हो रहा है और 2028 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम पदकों को सुनिश्चित करने के लिए एथलीटों को तैयार कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो दोस्तों इस योजना का जो खर्चा है वो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, वित्तीय सहायता कहाँ से आती है, तो वो आती है राष्ट्रीय खेल विकास कोष के माध्यम से। ठीक है, कहाँ से आती है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष के माध्यम से। तो अब हम जान लेते हैं उसके बारे में जिसकी वजह से हमने टॉप्स और ओलंपिक सेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा है इसको ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट की वजह से। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है साओ पोलो के अंदर, साओ पोलो में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको साओ पोलो के बारे में एक और बात बता दूं, ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी बंदरगाह भी है। ठीक है, साओ पोलो, यहाँ से कॉफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है साओ पोलो से। ठीक, टॉप्स के अंदर अब इसके मतलब जो पैरा बैडमिंटन है, ब्राज़ील के अंदर जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसके अंदर भारत के जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनके नाम भी मैंने नीचे दे दिए हैं। वैसे इन सारे नामों को याद करने का कोई मतलब नहीं है, इनमें से जो लोग मेडल जीत के लेकर आएंगे उनके नाम हम याद कर लेंगे, जो नहीं जीत के ला पाएंगे उनके हम नाम याद नहीं करेंगे, हमें क्या मतलब उनसे। ठीक है, अपन को तो अपने एग्ज़ाम से मतलब है, नहीं तो कोई भी मेडल जीते। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो इतने सारे नामों को अगर आप याद करना रख सकते हैं तो आप कर लो। मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि दूसरी जगह पर जब विद्यार्थी जाता है और वहाँ पर इस तरह के नामों को देखता है तो सोचता है ये मास्टर कुछ नहीं जानता, ये लिखता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम जिस न्यूज़ आर्टिकल की चर्चा करने वाले हैं वो है आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है ये, 5 अप्रैल को। ठीक है, अब आप बोलोगे सर छोटी सी बात है, समुद्री दिवस और 5 अप्रैल, अब इसके बारे में क्या पढ़ना। तो दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले तो हम वो जानकारी लेते हैं क्योंकि ये इसका थोड़ा सा यूनिक जानकारी है, इसको मनाने के पीछे थोड़ा सा यूनिक कारण है। दोस्तों 5 अप्रैल 1919 को क्या होता है कि भारतीय एक कंपनी थी, एक कंपनी का नाम था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो लिमिटेड जो है कंपनी लिमिटेड इसका नाम था। ठीक है, इसका एक जहाज़ था, उसका नाम था SS लॉयल्टी। क्या नाम था, SS लॉयल्टी। यह जहाज़ व्यापार करने के लिए पहली बार भारत से लंदन रवाना हुआ था 1919 में 5 अप्रैल के दिन। तो तभी से 5 अप्रैल को हम किस दिवस के रूप में मना रहे हैं, हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में। मतलब तभी से का मतलब ये है कि अपन इसको आज़ादी के बाद से मना रहे हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है इसका, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ये इसको गवर्न करता है। मतलब इसके द्वारा ही इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है नाविक हैं हमारे उनको, बंदरगाह से में जो मजदूर हैं उनको, समुद्री सेक्टर में और जो लगे हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको सलामी देने के माध्यम से उनके प्रति हमें सम्मान प्रकट करना है। इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का,
भाई जो नाविक हैं, बंदरगाहों में जो मजदूरी करते हैं वो लोग हैं, समुद्री सेक्टर से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, तो उन सब लोगों के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए हमने क्या किया, इस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ठीक है। और दूसरा क्या उद्देश्य है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में समुद्री व्यापार की भूमिका को सुनिश्चित करना है। एक तो कि ये समुद्र से जो व्यापार है वो भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरह महत्वपूर्ण है, और वैश्विक व्यापार में अपने रणनीतिक स्थान को प्राप्त करना। मतलब हिंद महासागर हमारा है, ठीक है, समुद्र हमारा है, और इस समुद्र में इस जगह पर हम विश्व व्यापार में एक रणनीतिक स्थान रखते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस चीज़ के बारे में पूरे विश्व को बताना। ठीक है, अब समझ में आ गया इसका उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, इस वाले दिवस को याद रखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो दोस्तों इस बार का जो हुआ है उसमें विशेष क्या है, इस बार का जो हमने दिवस मनाया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, उसमें विशेष क्या था। तो इस बार के जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस था उसमें विशेष था आपका 60वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये कौन सा है, 60वें नंबर का है। ठीक, समुद्री जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया गया था। मतलब समुद्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, भाई बहुत कम लोग हैं जो समुद्र वाले क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई एसपी, कोई डीएसपी, बहुत कम लोग हैं जो आपके समुद्र के अंदर जाना चाहते हैं, समुद्र के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यह अमृतकाल के दौरान मनाया जाने वाला पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस था। ठीक है, अमृतकाल के दौरान मनाया जाने वाला पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस था। ओके, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपकी उम्मीद कर सकता हूं मैं। अब चलते हैं अपन अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये है आपका G20 को लेकर। आप देख रहे होंगे G20 की आए दिन कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है। तो दोस्तों इन G20 को जहाँ समाप्त होने दो, उसके बाद मैं G20 का आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको कौन कौन से कार्य समूह की बैठक कहाँ कहाँ हुई है, किस किसने अध्यक्षता की थी वहाँ पे, और उसके क्या क्या टारगेट डिसाइड किए गए थे। ठीक है, कौन से MOU पे सिग्नेचर हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए एक वीडियो में अलग से लेकर आऊँगा जहाँ से पूरा का पूरा आपका G20 कवर हो जाएगा। ओके, तब तक अपन पार्शली पढ़ लेते हैं। तो G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। वो कहाँ की गई है, वो की गई है गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ संपन्न हुई है वो, गुवाहाटी असम के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य, किस किस उद्देश्य पर सहमति वहाँ पर बनी है, तो वो है वैश्विक कौशल अंतराल को पाटना। भाई कहीं कहीं पर तो इतनी कुशलता है, जैसे अमेरिका जैसी जगहों पर लोगों को मतलब शुरू से ही इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है कि वो वहाँ के लोग कौशल युक्त हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं ऑलरेडी। और कहीं कहीं पर ऐसे पाकिस्तान, वो बचपन से ही बॉम्ब फोड़ने की ट्रेनिंग लेता है, तो वो कुशल कहाँ से हो। तो इस तरह के मतलब जो है, जो अंतराल बन गया है कौशल का, उसको पाटना, उसको कम करना। अगला है आपका गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा। गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के बारे में अपन यहाँ पर जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है, उसको एक काम दिया गया, मान लो कि आपको पेन का ढक्कन खोल के लगाना है। ठीक है, इसके तुम्हें 10 रुपये दिए जाएंगे, और सिर्फ वही व्यक्ति उस चीज़ को लगा सकता है, वो उसको लगाने में, पेन के ढक्कन को और खोलने में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो वो व्यक्ति आएगा, पेन का ढक्कन खोलेगा, फिर से लगाएगा, 10 रुपये लेके चला जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक सर्कुलर हुआ, ये हुआ गिग इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आपकी। ठीक है, मतलब ये है कि जो व्यक्ति एक कार्य को करने में कुशल है वो आएगा और कार्य करेगा, उसके पैसे लेगा और चला जाएगा। ये होती है, इस तरह की इकोनॉमी होती है गिग इकोनॉमी। मतलब महीने का टेंडर नहीं है यहाँ कि अब आप महीने भर काम करो तो आपको 40,000 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या है, आओ काम करो, हाथ में पैसे लो और तुरंत चले जाओ। जो इस तरह की इकोनॉमिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, आगे है इसका जो तीसरा जो सहमति बनी है, वो बनी है सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण। ठीक है, इन मतलब 3 चीज़ों पे इस बैठक के अंदर सहमति बनी है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस संस्था ने भागीदारी निभाई है। जो G20 का जो हुआ है आपका, जो सम्मेलन हुआ है आपका, रोजगार कार्य समूह की जो बैठक हुई है, उसमें किन किन लोगों ने क्या लिया है, भाग लिया है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। कौन कौन से देश, कौन कौन सी संस्थाएं इसकी भागीदार रहीं। तो भागीदार हैं इसके 19 देश प्लस EU। G20 में ये तो शामिल रहते ही रहते हैं, प्लस 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने और भाग लिया है। रोजगार कार्य समूह की जो बैठक हुई है उसमें 5 संस्थानों ने भाग लिया। इन 5 संस्थानों के नाम दोस्तों आप याद कर लेना, और हो सके तो हेडक्वार्टर भी इन्हीं के याद कर लेना कहाँ कहाँ, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है,
पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, चौथा है आपका विश्व बैंक और पांचवा है आपका एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन 5 संगठनों ने 19 देश प्लस ईयू के साथ में रोजगार कार्य समूह की बैठक जो गुवाहाटी के अंदर संपन्न हुई है उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और नोट है, उसको आप याद कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जिस जगह पर गए थे भ्रमण करने के लिए उसका नाम दिया रखा है, मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये आपके वनडे एग्जाम में किसी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये है आपका गुवाहाटी के अंदर। आपको महाबाहु के बारे में पूछ सकते हैं कि महाबाहु कहाँ स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, महाबाहु। ठीक है, ये गुवाहाटी में स्थित है, इसको आप याद रख लेना थोड़ा सा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अपने आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है हमारा भारत और जापान के रक्षा संबंधों पर आधारित है। ठीक है, भारत और जापान की रक्षा नीति वार्ता जो है वो हाल ही में संपन्न हुई है दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये 7वां संस्करण था वार्ता का। कौन सा संस्करण था, 7वां संस्करण। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, हमारे रक्षा सचिव साहब ने, और जापान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप मंत्री हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, किस किस चीज़ पर सहमति बनी थी इसमें, तो जो सहमति बनी थी वो बनी थी हमारी रक्षा, अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए, मतलब अंतरिक्ष में सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों के बीच में विविध सहयोग पर सहमति बनी थी कि अब उन चीज़ों को भूल जाओ भैया कि कोई आगे बम मार देगा, गोली मार देगा, अब दिमाग लगाओ अंतरिक्ष पे और साइबर पे। अंतरिक्ष सुरक्षा मतलब, अंतरिक्ष का मतलब ये नहीं है कोई मिसाइल फेंके वहाँ से वो वाली सुरक्षा। अंतरिक्ष सुरक्षा का मतलब है दोस्तों हमारे जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, हमारे सैटेलाइट कोई आज की डेट में ख़त्म कर दे सारे के सारे, हमारा तो सारा कुछ ही ठप हो जाएगा, इंटरनेट ठप हो जाएगा, टीवी रेडियो ठप हो जाएंगे, और जो सारी चीज़ें चल रही हैं, फ्लाइटें उड़ रही हैं, वो सारी ठप हो जाएंगी। मतलब आज की डेट में अंतरिक्ष सुरक्षा बहुत बहुत मायने रखती है किसी भी देश के लिए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अगली आती है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा के बारे में तो आपको बताया ही क्या जाए, आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हैं कि साइबर सुरक्षा के बारे में पहले से सब जानते हैं। हैकिंग वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें नहीं हो जाएं, इन चीज़ों से सुरक्षा। जैसे आपने एक मॉलवेयर का नाम सुना था, पेगासस का नाम सुना था, राहुल गांधी पेगासस के बारे में बहुत कहते फिर रहे थे। पेगासस मतलब मेरी जासूसी हुई है पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो इस तरह की जो सुरक्षा है वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, और क्या सहमति बनी हमारी कि मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर जापान क्या करेगा, भारत के अंदर निवेश करेगा। हमारे देश के अंदर निवेश करो, हम तभी आपके साथी हैं, भारत का तो सीधा साधा है। अब दोस्तों हमने रक्षा क्षेत्र के अंदर रक्षा में सहयोग करने के लिए एक अभ्यास किया था, उसका नाम था वीर गार्जियन अभ्यास। ये हालांकि हम अभ्यास पहले कर चुके हैं लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, रक्षा समूह की जो रक्षा नीति वार्ता है भारत और जापान की, वही चल रही है आजकल। ठीक है, ये क्या है, भारत और जापान की वायुसेनाओं के मध्य में आयोजित हुआ था। किसके मध्य में, भारत और जापान की वायुसेना के मध्य में। ठीक है, भारत और जापान की वायुसेनाओं के मध्य में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसका जो उद्घाटन संस्करण है हमारा, मतलब उद्घाटन संस्करण का मतलब होता है पहला एवर जब से भारत और जापान बने हैं पृथ्वी पर, तब से ये हमारा पहला संस्करण है, और इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2023 के अंदर, मतलब जनवरी के अंदर हमने किया गया था। और दोस्तों जो ये इस तरफ से इस फाइटर जेट ने हिस्सा लिया, उस तरफ से उस फाइटर जेट ने हिस्सा लिया, इस तरफ से ये पनडुब्बी पहुंची, उस तरफ से वो पनडुब्बी आई, तो इस तरह के प्रश्न बेवकूफ़ी है, याद रखना। इन चीज़ों को मत रटा करो, कोई मतलब नहीं है, कोई आपको नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम जानते हैं भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में या गैर जीवाश्म ऊर्जा के बारे में भारत में जानते हैं। तो दोस्तों क्या है, हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या है, COP26 में जब भाग लिया था तो उन्होंने एक घोषणा करी थी कि 2030 तक हम भारत के अंदर 500 गीगावाट एनर्जी का लक्ष्य रखते हैं। किस तरह की एनर्जी, जो गैर जीवाश्म ईंधन से पैदा होने वाली एनर्जी है उसका। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि COP जो 26, 27, 28 मतलब 28 होने वाला है, 27 तक हो चुके हैं। तो 26 वाला आयोजित हुआ था आपका ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड में, UK में, और 27वां शर्म शेख मिस्र के अंदर, और 28वां जो होगा वो सम्मेलन होगा आपका दुबई के अंदर, UAE के अंदर। ठीक है,
तो UNFCCC इसका आयोजन करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका क्या करता है, आपके जो भी COP होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, उनका आयोजन करता है। ठीक है, तो अब पता लग गया हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने COP26 के अंदर इस चीज़ की चर्चा की थी, जिसकी अब हम क्या करने लग गए, इसकी दिशा में कदम बढ़ाने लग गए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो हम जान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने लक्ष्य की हमने घोषणा करी थी, और अभी हम वर्तमान में किस स्तर पे, उन दोनों चीज़ों के बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने सन 2030 तक 50 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था। कितना लक्ष्य रखा था? 50 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था। क्या उत्पादन करने का? गैर जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य को अपन जान लेते हैं कि वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है। क्या हम उस पोजीशन में हैं कि हम 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएँ? तो वर्तमान में हम जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं वो कर रहे हैं दोस्तों 168.96 गीगावाट टोटल। ठीक है, ये है आपकी बिल्कुल फरवरी 2023 की रिपोर्ट है, मतलब 28 फरवरी 2023 को ये डाटा प्रकाशित हुआ था कि 168.96 गीगावाट हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं गैर जीवाश्म ऊर्जा से। ठीक है, उसमें सौर ऊर्जा से कर रहे थे हम 64.38 गीगावाट, पन बिजली से कर रहे थे 51.79 गीगावाट, पवन ऊर्जा से कर रहे थे 42.02 गीगावाट, और जैव ऊर्जा से कर रहे थे हम 10.77 गीगावाट। ठीक है, तो इस वाले फैक्ट को याद रख लेना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या है ही हो क्या सकता है। आप चाहे RS की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट पटवार कांस्टेबल किसी की भी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों एक ये फैक्ट है, इसको मैंने लिख लिया था क्योंकि मुझे बहुत सही लगा था, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से दूसरी कंपनी के साथ हमारे किसी मंत्रालय ने या किसी ने भी को मतलब एक क्या बोलते हैं उसको MOU सिग्नेचर किया है, जो भी चीज़ है। ठीक है, साझेदारी की है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है अपना, उसके जो मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में अमेजन इंडिया से साझेदारी की है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, एक शब्द में, एक अक्षर में आपसे पूछ लेंगे और आप बगले झाँकते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, पढ़ लो एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अभी GI टैग हमारे क्या है, घोषित हुए हैं। अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वो है GI टैग के बारे में। तो हमारे जो GI टैग है उनको घोषित किया गया है। तो जो GI टैग है फिलहाल 3 चीज़ों को दिया गया है। कौन कौन सी? एक तो बनारस का लंगड़ा आम, और दूसरा बनारस का पान। बनारसी पान तो भाई कब का GI टैग मिल जाना चाहिए, कब से लोग गा रहे हैं खाई के पान बनारस वाला। और लकड़ी पर एक नक्काशी की जाती है लद्दाख के अंदर, उसको GI टैग दिया गया है। मतलब लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी है लद्दाख के अंदर की जाती है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। बनारसी पान को दिया गया है, और बनारस के लंगड़े आम को दिया गया है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब हम देखते हैं आज का अगला न्यूज आर्टिकल। आज थोड़े ज़्यादा न्यूज आर्टिकल है क्योंकि हमने 2 दिन का समाहित करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो युवा जो है G20 की युवा 20 बैठक है, उसका आयोजन किया गया है आपका IIT कानपुर के अंदर। कहाँ किया गया है? IIT कानपुर में। इसमें क्या है, भारत और विश्व के लगभग 1200 से अधिक युवा भाग लेंगे इसके अंदर। भारत और विश्व के 1200 से अधिक युवा इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। हम आगे चलते हैं। क्या क्या कार्य किए जाएंगे इस सम्मेलन के अंदर? तो यह युवाओं को जोड़ेगा, विचार और अनुभवों को साझा करने का, वैश्विक चिंताओं को कम करेगा, और इन सब का वैश्विक चिंता को क्या करेगा? समाधान खोजेगा, और इस तरह के लोगों को क्या करेगा? एक ही मंच पर लाएगा। ठीक है, जो हमारा सम्मेलन है आपका युवा 20 सम्मेलन, वो क्या है? युवाओं को जोड़ेगा, उनके विचार अनुभवों को साझा करेगा, जो भविष्य की हमारी वैश्विक चिंता हैं उन पर चर्चा करेगा, और इस तरह के लोगों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा करेगा। ठीक है, तो इस सम्मेलन के अंदर 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से विषय हैं? भविष्य का काम उद्योग 4.0, मतलब जो उद्योग है हमारा भविष्य के लिए 4 जनरेशन 4, उसके बारे में चर्चा होगी। नवाचार के बारे में चर्चा होगी, 21वीं सदी के कौशल के बारे में चर्चा होगी, और स्वास्थ्य, कल्याण और खेल, एजेंडा फॉर यूथ, इसके 2 विषयों पर चर्चा होगी। तो टोटल इस तरह से 5 विषय हो जाएंगे जिनके ऊपर चर्चा की जाएगी इसके अंदर। तो दोस्तों हमने इतना सब जाना, अब ये आयोजन कहाँ हो रहा है? IIT कानपुर के अंदर। तो थोड़ा सा IIT कानपुर के बारे में भी जान लेते हैं कि IIT कानपुर की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 2 नवंबर 1959 के अंदर। ठीक है,
संसद के एक एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका अर्थ ये है कि एक वैधानिक निकाय, विधि के द्वारा स्थापित निकाय है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन, मानविकी और प्रबंधन विषयों में 3 अंतः विषय कार्यक्रम, शैक्षणिक और अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। मतलब शिक्षण का भी कार्य किया जाता है इन विषयों के अंदर और अनुसंधान का कार्य भी किया जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों क्या ये सिर्फ इन विषयों के ही क्षेत्र में करती है या कुछ और भी है? हाँ, तो दोस्तों कुछ और भी है इसके साथ में। यह औपचारिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अलावा संस्थान, उद्योग और सरकार दोनों के लिए ये क्या करता है, अनुसंधान और विकास करता है। मतलब कोई इंडस्ट्री इसको यदि कोई काम देती है, यदि एक इंडस्ट्री का टारगेट है मान लो कुछ बनाने का, मतलब पानी है, वही खराब पानी से सही पानी बनाने के लिए, तो इस तरह के टास्क देती है, तो उसके क्षेत्र में क्या करती है, अनुसंधान करती है। अनुसंधान और विकास इस तरह के कार्य कौन करता है, आईआईटी कानपुर करता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज का हमारा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है यहाँ पे ही समाप्त। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो दोस्तों यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए आपके टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।